अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। 10th और 12th क्लास के वनडे बिफोर की कामयाबी के बाद अब पेश है आपके सामने 11th क्लास का वनडे बिफोर। काफ़ी प्रेशर था कई सालों से, तो मैंने इस बार कोशिश की है कि इंग्लिश सब्जेक्ट से ही वनडे बिफोर की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि वनडे बिफोर एग्जाम के एक दिन पहले मैं लाता हूं, और इसका मेन मकसद जो है आपका क्विक रिवीजन है। लगभग 300 350 पेजेस का ये सपोर्ट मटेरियल इसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का है, जिसको मैं यूज करने वाला हूं। और कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपका पूरा क्विक रिवीजन करा पाऊं। और आपकी तैयारी, ये मानकर चलता हूं मैं कि आपकी पूरी तैयारी है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कोशिश करता हूं मात्र 1 घंटे में पूरे टाइम मैनेजमेंट के साथ पूरे के पूरे सिलेबस का आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ये मेरी इस बात की पूरी गारंटी, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्जाम से ओरिएंटेड जो पेपर है वही इसमें होगा। आपसे उम्मीद है इसे बिना स्किप किए लगातार आप देखेंगे, और जहां पे भी आपको जरूरत होगी आप उसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों पे तो सपोर्ट मटेरियल होता है, तो वो उसमें वो पेज वाइज भी देख सकते हैं। और इसमें आप कोशिश करेंगे मैं पूरे ही सेक्शन ए बी सी से लेकर जो है सभी ग्रामर पोर्शन से लेकर सब कुछ कराऊंगा। तो आप बिल्कुल ही कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दें कि मैं अभी कौन कौन से टॉपिक को कैसे कवर कर रहा हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड ही कराऊंगा, बिल्कुल ऐसा नहीं कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हो और 1 आवर में आपका क्विक रिवीजन हो, ऐसी मेरी कोशिश है। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास सेक्शन ए जो कि 26 मार्क्स का होता है, इसमें हमारे पास 2 पैसेज होते हैं, है ना। मैं टाइम मैनेजमेंट को भी लेकर अभी पहले बता दूं कि एक अनसीन पैसेज होता है जो कंप्रीहेंशन है, इंटरप्रिटेशन, एनालिटिक एनालिसिस, इंटरफेरेंस, इन्फेरेंस, है ना, एंड वोकेबलरी, इन चीज़ों को चेक कर रहा होता है। दूसरे मतलब एक चीज़ आप ये मानिए कि 2 पैसेज है हमारे पास, एक 10 मार्क्स का है, एक 8 मार्क्स का है, 18 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो दोनों ही, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्टकट में ही सारी बातों को रखूं, है ना। इसलिए मैं कोशिश में कई बार हो सकता है कि कुछ स्किप हो जाए, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी जो भी कुछ बता रहा हूँ आप उस पर गौर करेंगे कि कैसे कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे पहला पैसेज आपका, जो अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है, कंप्रीहेंशन पैसेज। कॉम्प्रीहेंशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉम्प्रीहेंड, यानी कि जिसका मतलब ही होता है समझना। तो उसको समझकर उसको करना होता है। हम इस पे अभी ट्रिक्स पे भी चलेंगे। तो ये जो हमारा है सेक्शन ए 26 मार्क्स का, और सेक्शन बी हमारा जो है 23 मार्क्स का है। पहले मैं तीनों का टाइम मैनेजमेंट बता दूं। ये 23 मार्क्स का है, जिसमें ग्रामर हमारे पास 7 मार्क्स का होता है, ठीक है। और साथ में जो हमारे पास जो है क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, टेंस का, क्लॉजेज का, या रीऑर्डरिंग का है, जंबल वर्ड्स जिसको हम कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीजें आती हैं, है ना। और इसके बाद हमारा इसी में है क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी, है ना। क्रिएटिव राइटिंग स्किल जो हमारा 16 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 16 + 7 ये करके हमारा 23 मार्क्स का हो जाता है ना। तो 23 मार्क्स जो है सबसे ज्यादा ये स्कोरिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, जो कि अप टू 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। ये 3 मार्क्स का होता है, जिसमें फॉर्मेट एक 1 मार्क्स का, कंटेंट 1 मार्क्स का, और एक्सप्रेशन 1 मार्क्स। एक्सप्रेशन में जैसे ग्रामर है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं। और कि कोहियरेंस है कि नहीं है, रिदम जो है कि नहीं है ना, अट्रैक्टिव है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और कंटेंट व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, है ना, वो चीज़ें होती हैं। अभी हम डिटेल में भी इसको देखेंगे। दूसरा हमारे पास है शॉर्ट राइटिंग टास्क, जिसमें पोस्टर है, अप टू 50 मार्क्स का होता है। और ये भी हमें 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 में से 1 करने होते हैं। और ये भी 3 मार्क्स का। तो आप ध्यान रखिए, 3 मार्क्स ये हो गए, 3 मार्क्स ये हो गए, 6 मार्क्स हो गए हमारे पास, है ना। और ये 2 क्वेश्चन हमारे पास ये लॉन्ग लॉन्ग होते हैं, 5 और 5 मार्क्स का, है ना। जैसे कि एक तो स्पीच हो गया हमारे पास 120 to 150 वर्ड्स में देना होता है, और दूसरा डिबेट हो गया, ये भी हमारे को जो है 120 to 150 वर्ड्स में हमें देना होता है। तो ये हमारे पास जो है 5 5 10 और 3 3 6 16 मार्क्स के ये हो गए। तो ये 16 + 7 23 मार्क्स का हमारा ये सेक्शन भी हो जाता है। और सेक्शन सी हमारा 31 मार्क्स का है। ये भी समझिए कि सेक्शन सी में कौन सा सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, वो हमें समझना है। कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा 1 पोएट्री से एक्सट्रैक्ट है, स्टेंजा जैसे कोई भी आता है उसका एक्सट्रैक्ट आता है, उसको आपको देखकर नेम ऑफ द पोएम जो है वो है पोएट है। तो यानी कि पोम एंड पोट आप पोएट याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा
इजी रहेगा। 1 मार्क्स 1 मार्क्स का इजीली हो जाता है, राइम स्कीम है ना। पोएटिक डिवाइस वगैरह तो हम बाद में अभी देखेंगे पोएम के अकॉर्डिंग ही। अब उसके बाद दूसरा जो हमारा है प्रोज में से एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि कहा ना ये मार्क्स ओनली 3 मार्क्स का है, तो बड़ा ही वो हो जाता है कि बिल्कुल ही 3 मार्क्स के लिए आप एक्सट्रैक्ट को फाइंड आउट कर लें और उस पर आप प्रैक्टिस करें। तो जिसकी अच्छी तैयारी है वो इन चीज़ों पे काम करे। लेकिन पोएम के जो हमारे स्टेंजा है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादा ईजी भी होते हैं। अब जो दूसरा हमारा है वो एक और प्रोज का एक्सट्रैक्ट होता है, जो भी हमें दोनों ही ये सब देखिए तीनों के साथ इन तीनों क्वेश्चन में हमारे पास चॉइस होती है, यानी कि 2 में से एक करना होता है, जो आपको इजीली आए अच्छा है आप उसी को करिए। लेकिन ये दूसरा जो है ये 4 मार्क्स का होता है। तो देखा जाए कि ये हमारे पास 10 मार्क्स के, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए जो कि आपको उसी में से पढ़कर उसके आंसर देने होते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो ये समझने का है कि हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, जैसे देखिए 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है, 1 फ्रॉम प्रोज एंड 1 फ्रॉम पोएट्री, यानी कि पोएट्री का एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ भी हो गया, एक प्रोज का हो गया। तो ये भी हमारे पास जो 2 है 3 एंड 3 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स हमारे पास है ना। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास पोएट्री एक तो स्टेंजा हो गया, एक 3 मार्क्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, तो 3 एंड 3 6 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोज में से भी हो गया। अब दूसरा जो है 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ये स्नैपशॉट से होता है, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है कि स्नैपशॉट से ये एक क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स का जो आपको लिखना है, ये 3 मार्क्स का है, ठीक है ना। तो 1 आउट ऑफ 2। अब आप ये देखिए कि 3 मार्क्स का ये और 3 मार्क्स के 2, यानी कि 3 तो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको लिखने हो गए। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके पास जो है आजकल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, इसमें आपके 6 मार्क्स के हैं। ये भी 2 दिए होते हैं, 1 आउट ऑफ 2 करने होते हैं आपको, है ना। और दूसरा जो है स्नैपशॉट से भी एक होता है, ये भी हमारे पास 6। मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो 6 और 6 ये मार्क्स आपके 12 हो गए। तो आपने देखा कि आपका जो सेक्शन सी है ये आपका 31 मार्क्स है। तो अब आप टाइम मैनेजमेंट, पेपर में ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन छूट जाता है ताकि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो आप अगर ये ध्यान दें कि तीनों ही सेक्शन को आप 50-50 मिनट्स के इंटरवल पे लेके चलें, है ना, तो आपका, क्योंकि ये 26 मार्क्स का सेक्शन ए है और 15 मिनट्स में क्यों कह रहा हूँ 50 मिनट्स, कि आप पहले भी वो जो आपको रीडिंग का टाइम मिलता है उसमें आप उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, तो आप इसको 45 मिनट्स भी लेकर चलेंगे तो 50 भी आ जाएगा। तो ये जो आपका जो है 150 मिनट्स आपके हो जाते हैं, तो 30 मिनट आपको स्पेयर मिल जाता है और 30 मिनट में आप क्विक रिवीजन लास्ट में कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन छूटा है तो आप उसको भी मैनेज कर लेते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। जैसे कि यहाँ राइटिंग सेक्शन का जो क्वेश्चन है, जो कि स्पीच है और डिबेट है, इसमें आप इतना बड़ा लिखने लग जाते हैं कि आपका क्वेश्चन छूट जाता है। इसको ध्यान रखिए कि 2 मार्क्स कंटेंट का है और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन का है और 1 मार्क्स फॉर्मेट का है। हम उस पर भी डिटेल में भी आएंगे। तो उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, लिखना जरूर है। तो इन चीज़ों पे ही आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आप पेपर का टाइम मैनेजमेंट करके अच्छी तरह आगे बढ़ सकते हैं। अब शॉर्टकट में कहें तो स्टेंजा आपके पास हो गया 3 मार्क्स का, जो स्टेंजा हो गया, और 3 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 9 मार्क्स के, है ना, और 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 12 मार्क्स के। तो ये तो आपका इसमें इजी पार्ट है। और एक्सट्रैक्ट जो दोनों है उसको आप अगर किसी बच्चे ने टेक्स्ट को पढ़ा है तो उसके लिए वो इजी हो जाता है कि उसको भी वो कर लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई स्कोरिंग है तो एक आपका नोट मेकिंग है सेक्शन ए में, जो 8 मार्क्स का होता है, और दूसरा जो है आपका राइटिंग स्किल का, जो कि आपके पास जो पोस्टर हो गया, है ना, एडवर्टीजमेंट वगैरह, और 3rd मार्क्स में ये। तो यानी कि ये प्रायोरिटी आप देख सकते हैं कि किसको आपने सबसे पहले करना है, किसको बाद में करना है। अब ये हॉर्नबिल के चैप्टर्स है ना, और ये आपके जो हैं स्नैपशॉट के चैप्टर्स हैं, पोएट्री वगैरह है ही है। तो आप इसको, जो इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि द एड्रेस है, उधर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है ना, ये वाला, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें से, और चाइल्डहुड पोएट्री में से है। तो आप इसको समझेंगे कि कौन कौन से चैप्टर को आपको एड्रेस का है, कि वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस।
अब जैसा कि मैंने कहा है कि हम रीडिंग सेक्शन से लेकर टेक्स्ट बुक तक करने की कोशिश कर रहे हैं इस 1 आवर में। तो सबसे पहला हमारा है सेक्शन ए, जो रीडिंग स्किल्स है। इसमें आपने देखा कि 1 अनसीन पैसेज टू असेस कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रेंस एंड वोकेबुलरी, है ना। वोकेबुलरी का भी टेस्ट होता है उसमें, जैसे कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, सिमिलर वर्ड्स, ये सब करके दिए जाते हैं। और ये फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी बेस्ड होता है, ठीक है ना। जबकि दूसरा जो है, जैसे इसमें इनपुट्स होते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा होता है, चार्ट होता है ना, ये केस बेस्ड पैसेज होते हैं। तो दोनों एक 10 एक 8 मार्क्स का है। और टोटल कंबाइंड वर्ड लिमिट यहाँ 600 टू 750 वर्ड्स होता है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इस नोट्स में जहाँ पे भी कहा ना कि बहुत सारे बच्चों पे जिन पे मटेरियल नहीं है, तो वो यहाँ स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास, वो 200 टू 250 वर्ड्स का नोट मेकिंग होता है। नोट मेकिंग हमारे पास 5 मार्क्स का है। इसमें टाइटल लिखना, है ना, और उसके बाद जो है नंबरिंग है, ये सब, ये इन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। अभी हम उस पर डिटेल में करेंगे आगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा ना कंज्यूम हो, इसलिए मैं आ गया। और इस समरी हमारा 3 मार्क्स का है, जिसमें कि कंटेंट का 2 मार्क्स और 1 मार्क्स एक्सप्रेशन का होता है ना। तो ये हमें समझना है कि मार्क्स लेने के लिए हमें कैसे करना है। अब इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी ताकि हम बहुत ईजिली कर पाए। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा है, इसको आप देखिए कि सबसे पहले हम इसको रीड द क्वेश्चंस एंड गो बैक टू द पैसेज। इसको मैं सबसे मेन मानता हूं कि अगर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे पैसेज का आइडिया हो जाता है ना। उसके बाद, और मैंने कहा कि आप यूटिलाइज करिए, जो आपको शुरुआत में 15 मिनट्स मिलते हैं, आप उसको यूटिलाइज करिए, तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। और क्विकली रन थ्रू द पैसेज, जो वर्ड आपको की वर्ड मिले, है ना, क्वेश्चन के, उसको आप अंडरलाइन करते चलिए, उसको गोला लगाइए, कुछ को आप अंडरलाइन कीजिए, कुछ पे स्टार ऐसा कर लीजिए, ताकि आपको आइडिया रहे। हालांकि ये अलाउ नहीं होता है, फिर भी टीचर इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहते, बशर्ते आप आंसर वगैरह उस पर ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं तो, है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद जो आंसर आप लिखते हैं, ये देखिए 7 पॉइंट, शुड बी प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट। एक चीज का आपको बिल्कुल टोन एंड टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन में ही रिस्पॉन्ड करना है। जैसे कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि हम लाइन बाय लाइन वो वर्ड टू वर्ड उतार देते, नहीं, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। जैसे व्हाट है तो मैटर देना है आपको, व्हेन है तो टाइम देना है ना, वेयर है तो प्लेस का नाम बताना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखिए और उसका आंसर उसी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है तो पास्ट में ही आंसर दीजिए उसी लैंग्वेज में। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो यस एंड नो में आंसर होगा, है ना। तो आप उसी लैंग्वेज में उसके आंसर को देने की कोशिश करिए। इसको ये मत सोचिए कि आपको ज़्यादा कुछ ऐसा करना है। और दूसरी बात कि जो वर्ड को देखना है तो उसमें प्रोवाइड ओनली 1 वर्ड या फ्रेज। कई बार बच्चे लाइन उतार दें, बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। और कई बार इसका ट्रिक भी है, जैसे TION वाला वर्ड है तो हो सकता है TION वाला ही कुछ है, ये ट्रिक है, ऐसा नहीं है, कोई नियम नहीं है ये। तो ये करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और नहीं आए समझ में तो उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आएगा कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है। और खासकर कुछ आपके ऐसे वर्ड होते हैं जो डिफिकल्ट लग रहे हैं, उसका मतलब नहीं पता है, तो आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि जिसका उन्होंने सिमिलर एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछा है, तो आप उसको इजीली बता सकते हैं। केस बेस ऐसा ही होता है ना, जो कि आपके पास जो बताया मैंने कि केस बेस जो एक्सट्रैक्ट है, ऐसा ही पाई चार्ट वगैरह, है ना, ये जैसे कि बार डायग्राम है। तो इसी तरीके से ये सब चीज़ें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश आपकी उतनी अच्छी होगी। तो ये सब आप इसको समझिए कि किस तरीके से आपको करना है ना। आप केस बेस्ड जो भी है उसमें भी आप देखेंगे तो ईजिली है इसको समझना। मतलब कहा ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं, क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन में ज़्यादा टाइम लगाना, क्योंकि वहाँ तो अनसीन ही रहना है ना। तो इस तरीके से जैसे पाई चार्ट है ना, यहाँ पे दिया हुआ है टेलीफोन इतने, टेक्स्ट मैसेज ये, तो इस तरीके से आप पढ़ के फिर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको इजीली आंसर निकालने में आसानी होगी। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि नोट मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है ये, है ना। ये 8 मार्क्स आप मान कर चलिए बोनस मार्क्स है। 5 मार्क्स आपका नोट मेकिंग का होता है और 3 मार्क्स जो आपका समरी का होता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जैसे सबसे पहले, जैसे मान लेते हैं आपने टाइटल लिखा, ठीक है ना, तो टाइटल आपका 1 मार्क्स का हुआ। फिर इसके बाद आप सब टाइटल लिखते हैं, फिर इसके पॉइंट्स लिखते हैं। तो इसका एक जो पॉइंट, तो मैं एक फॉर्मेट बता देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं आपने सब टाइटल 1 लिखा, ठीक है ना, इसके पॉइंट आपने 1.1, 1.2, है ना,
1.3 ऐसे करके लिखा, फिर ऐसे ही आपने सेकंड पॉइंट लिखा, तो वो एक उसका फॉर्मेट होगा। तो इस पे क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, तो कभी भी फुल सेंटेंस मत लिखिए आप। ओनली नोट मेकिंग का मतलब ये मानकर चलिए कि आपको नोट्स तैयार करने हैं। जैसे आप अपने चैप्टर्स के नोट्स कैसे तैयार करते हैं, मेन मेन पॉइंट्स लिखते हैं, तो वैसे ही आपको इसके नोट्स तैयार करने हैं। तो नोट्स तैयार करने में आपको क्या देखना है कि केवल जैसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ही रखना है, बेकार की चीजें जो लगती हैं उसको आपको साइड करना है। जब आप पढ़िए तो उसी समय अंडरलाइन करते चलिए। जहां आपको लगता है ये सब टाइटल हो सकता है, तो वहां आप ऐसे करके एक डबल निशान लगा सकते हैं। आपको लगता है कि ये कहीं पे ऐसा है कि जो कि पॉइंट्स का सब पॉइंट्स हो सकता है, तो आप वहां पे स्टार बना लीजिए, है ना। आप अपने कुछ ना कुछ हिंट बनाते चलिए ताकि आपको पता रहे। और जो पूरा थीम है, ओवरऑल थीम है, दैट शुड बी योर टाइटल। और टाइटल हमेशा क्या होगा, बिल्कुल छोटा, प्रिसाइज, बिल्कुल ये नहीं कि बहुत ही लंबा फुल सेंटेंस लिख दिया। फुल सेंटेंस तो पूरे नोट मेकिंग में ही अलाउ नहीं है। तो आप समझिए कि बहुत ही शॉर्टकट में आपको लिखना है, ठीक है ना। और वो मैंने जैसे कहा कि ये 1 हो गया, ऐसे ही फिर आपका पॉइंट 2 होगा, 2 का सब पॉइंट आपका होगा, ये सेकंड होगा सब टाइटल, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम 3 to 4 आप क्या करेंगे, सब टाइटल बनाएंगे। 1 टाइटल हो गया, 3 to 4 सब टाइटल हो गए आपके, है ना। जैसे कि 2.1, 2.2, 2.3, ये इसके हो गए पॉइंट्स, है ना। यानी कि हर एक सब टाइटल के 3 या 4 पॉइंट्स हो गए। तो मिला जुला कर देखा जाए तो 3 हुआ तो 3.1, 3.2, 3.3, तो 9 और 10 और 12 के आसपास पॉइंट्स होंगे। पॉइंट्स में और जो सब टाइटल बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखिए कि एब्रीविएशन जरूर यूज करने हैं, है ना। और एब्रीविएशन यूज करेंगे तो इसका आपको बहुत ही बेनिफिट होना है। वो ये कि इसके अलग से 1 मार्क्स होते हैं, यानी कि जो आपके 5 मार्क्स है, तो उसमें आप मान कर चलिए कि जो एब्रीविएशन के 1 मार्क्स है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स जो होता है वो कैपिटल, जैसे कि यूएनओ, है ना, कहीं आईएनडी लिखा है, इंडिया, है ना। तो ऐसे वो कॉमन वर्ड को यूज करिए जो कि ऑलरेडी थोड़ा पॉपुलर हो, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कि एक्सेट्रा वगैरह ये सब भी हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज है ना, सच डैट है, एसटी। तो ये ऐसे ऐसे वर्ड है जो कि आपको कॉमनली यूज्ड जो होते हैं, जीओवीटी गवर्नमेंट के लिए। तो इस तरीके से आप वर्ड यूज करिए। कोई वर्ड बार बार यूज हो रहा है, जैसे कि एजुकेशन, EDUCN, है ना, POP लिख दिया डॉट पॉपुलेशन के लिए, है ना। तो ये इस तरीके से आपको यूज करना है। और ये देखिए एक एग्जाम्पल है आपके सामने। 1 मेन, सबसे पहले टाइटल, टाइटल के नीचे आपका मेन पॉइंट है जिसको हम सब टाइटल कह रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद इसके सब पॉइंट्स हो गए। अगर इसके भी पॉइंट्स है तो 1.3.1, 1.3.2, तो ऐसे आप सब पॉइंट दे सकते हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही आपका हो जाएगा नेक्स्ट वाला पॉइंट सेकंड, फिर 2.1, 2.2। तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। और ये ध्यान रखिए कि इसका वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं, इतना नहीं पता चला कि जितना बड़ा पैराग्राफ है उससे बड़ा आपने नोट मेकिंग बना दिया। नोट मेकिंग का मतलब है 1/3 मानकर चलिए, हो सके तो उससे भी कम कीजिए आप, ठीक है ना। और नोट मेकिंग को अगर मैं बिल्कुल शॉर्टकट में कहूँ तो ऐसा नोट मेकिंग जिसको पढ़कर आपको पूरे पैराग्राफ को, पूरे टेक्स्ट को पढ़ने की नौबत ही ना आए, तो वो क्या है, नोट मेकिंग है। अच्छा नोट मेकिंग वही कहलाता है। जो आम बच्चे गलतियां करते हैं, मैंने तो कहा ना कि बिल्कुल हर हालत में ये करना ही करना है, स्कोरिंग है। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई भी लाइन ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन ऊपर लिख दिया पॉइंट, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, वो नीचे के सब पॉइंट्स कुछ भी लिख दिए। तो ये पॉइंट्स और सब पॉइंट्स में मतलब आपस में तालमेल नहीं बन पाता है। यानी कि दैट इज नॉट रिलेटेड विद द सब पॉइंट्स व्हाट एवर यू हैव रिटन ऑन योर इन योर पॉइंट। तो आपको करना क्या है कि आप पढ़ते वक्त उसको पढ़ के समझिए कि दैट शुड बी रिलेटेड विद ईच अदर, है ना, कि एक दूसरे से थोड़ा रिलेट करता हुआ हो। तो ऐसे आपको लिखने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। तो ये आपको जो है मैंने अभी बताया कि 10 और 8, 18 मार्क्स, और ये 8 मार्क्स, यानी कि देखा जाए तो 26 मार्क्स से आपको बहुत ही स्कोरिंग हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा, क्योंकि 8 मार्क्स तो ये नोट मेकिंग का है ही है, लेकिन कई बार बच्चे जो क्वेश्चन ए में, सेक्शन ए में ही इतना टाइम लगा देते हैं तो उनका सारा का सारा गलत हो जाता है। तो आपको उसको समझना है कि आपको उसको गलत नहीं करना है, उसमें इतना टाइम नहीं लगाना है। मैक्सिमम आपको 50 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना है। अगर आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि वहाँ आप जगह छोड़ दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, केवल आंसर लिखना है, आपको क्वेश्चंस नहीं उतारने हैं। मान लेते हैं 5th क्वेश्चन है और इसका आंसर
ए आपने लिखा है तो ए लिखिए, बाद में जब आपका टाइम बचे तो ऑप्शन को उतारिए, अदरवाइज नहीं तो ए है, किसी का सी है, ऐसे लिख के दीजिए। अगर आपको लगता है बाद में नहीं सी नहीं डी होगा तो सी को डी बना दीजिए, और वो लास्ट में आप आंसर लिखेंगे तो आपका ये टाइम भी बच जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है। नोट मेकिंग के बाद जो समरी हम करते हैं वो आपका लगभग 50 वर्ड्स में होता है, और मैंने बताया कि जो कंटेंट है, जो आपने नोट्स बनाए हैं, उसी को पढ़कर आप उसको सम अप कर दीजिए, समरी लिख दीजिए, ताकि पता चल जाए कि आप लिखना क्या चाहते हैं। और ये 3 मार्क्स का होता है। और जो बॉक्स आप बनाएंगे, तो नोट मेकिंग बनाने के बाद साइड में एक बॉक्स, इतनी, क्योंकि पेज काफ़ी बड़ा होता है ऐसे, है ना, तो इधर जगह बचा तो यहाँ आप की टू एब्रीविएशंस लिख दीजिए या यूज्ड एब्रीविएशंस लिख दीजिए, और उसके बारे में एक जो जो आपने एब्रीविएशन यूज किया है वो यूज होना चाहिए आपके नोट मेकिंग में भी, और उसको यहाँ लिख दीजिए। ये 1 मार्क्स आपको देगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आप टाइम सेट करके पूरे पेपर की प्रैक्टिस करिए। 3 घंटे की जगह आप 2.5 आवर कर लीजिए आप, और आप कोशिश करिए कि उस पेपर को फिनिश करने की। और जब प्रैक्टिस करेंगे, एक पेपर आप रात को कर लीजिए, एक मॉर्निंग में कीजिए, कल एक कर लीजिए, परसों पेपर है ही है, अभी मैं इसको अपलोड करने में भी टाइम लगेगा ही। तो इस तरीके से आपकी पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और इसमें आपके पास सपोर्ट मटेरियल में भी है, और बाकी आप उसको करके चेक करिए, देखिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। अब हम बात करें कि सेक्शन बी जिसमें ग्रामर है, ये 7 मार्क्स का है, और ये आपका 16 मार्क्स, 3 मार्क्स का और 5 and 5 है ना, तो ये आपका 16 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो हमारे ग्रामर है, मैं बताऊं आपको कि ग्रामर का ट्रिक्स, एक तो कंप्लीट ग्रामर का वीडियो है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, इंग्लिश के ग्रामर में जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा वीडियो है। इसमें आपका जो गैप फिलिंग है, टेंस है, क्लोजेज है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है ना, और रीऑर्डरिंग है, जंबल वर्ड्स जिसको हम कहते हैं। तो ये आपका 3 मार्क्स का और ये 4 मार्क्स का होता है, तो ये 7 मार्क्स है। और राइटिंग में आपके पास एडवर्टीजमेंट है, पोस्टर्स है, स्पीच एंड डिबेट है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस किस तरीके से हमारे पास जो भी होता है। इसमें एडवर्टीजमेंट में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्लासिफाइड्स और नॉन क्लासिफाइड्स। जो क्लासिफाइड्स एड्स आर ब्रीफ टेक्स्ट मैसेजेस दैट अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, है ना, जबकि वाइल नॉन classified ads are visual advertisements that appear online or in print, है ना। जो कि क्लासिफाइड्स होते हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह के हिसाब से जो हम टेक्स्ट मैसेज देते हैं, जैसे फॉर सेल का है या सिचुएशन वांटेड है, वैकेंट है, तो इस तरीके का एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये दोनों ही तरह के एडवर्टीजमेंट है, जो कि अभी हम हर एक एडवर्टीजमेंट पे जो मेन पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, केवल उसी पे मैं बात करूंगा। बाकी चीज़ों पे मैं अभी उतना नहीं करने वाला हूँ। जैसे मैट्रिमोनियल हो गया, है ना, उसके बाद हमारा जो है सेल एंड परचेज, जो कोई व्हीकल का है या प्रॉपर्टी का है, जो मेरे अकॉर्डिंग अभी मोस्ट एक्सपेक्टेड है, ठीक है ना। मैं बाकी चीज़ों पे अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं अभी मिड टर्म एग्जाम स्पेशल जो मैंने डाला था, आप उसको देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका भी अटैच कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो। तो ये देखिए कि जो भी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं उस पर आपको ध्यान रखना है कि इट शुड बी एनक्लोज्ड इन बॉक्स, यानी कि जितना भी होगा ये बॉक्स में होगा, ये पहली बात। दूसरा, शॉर्ट सेंटेंसेस एंड कैची वर्ड्स यूज करने हैं। ये नहीं कि आप ऐसा सिंपल होना चाहिए जो इजीली समझ में आए। जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज़ बेचना है, आप मकान बेचना चाहते हैं, तो कैसा आप ऐड लिखेंगे ताकि लोग उसको देखें, उस पर आपको अट्रैक्ट हो और आपको ज़्यादा अच्छे पैसे मिले। तो उसमें जो आपका कंटेंट है उसका जवाब जरूर देना है। और कंटेंट क्या होता है कि व्हाट है, व्हेन है, वेयर एंड हाउ है। जैसे व्हाट यानी कि व्हाट यू वांटेड टू सेल, है ना। व्हेन यानी कि आप कितनी जल्दी बेचना चाहते हैं, जल्दी है आपको, नहीं है, या आप देखिए उस पर आप क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है। वेयर है यानी कि मकान वो कहाँ है, या गाड़ी है तो उसकी कलर कैसी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसकी आप डिटेल देते हैं। और हाउ मच मनी यू वांटेड फॉर दैट, तो इस तरीके मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये इस तरीके का कंटेंट होता है। और लैंग्वेज मैंने कहा कि सिंपल होगा, फॉर्मल होगा, कोई रिलीवेंट देना है आपको, फालतू चीजें नहीं देनी है, और बिल्कुल 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अब समझना है कि कौन कौन सी चीजों को आपको ध्यान रखें। जैसे कि अब हम बारी बारी से करें, मैंने कुछ कॉमन लैंग्वेज मिड टर्म एग्जाम स्पेशल में बनाया था, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। आपको उससे बहुत आसानी होगी, क्योंकि उसमें मैंने बड़े इजी लैंग्वेजेज यूज किए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमने करना। मान लेते हैं सिचुएशन वैकेंट है और वांटेड है। वैकेंट का मतलब वैकेंसी से याद रखिए, नहीं तो हम भूल जाते हैं कि जैसे वैकेंसी कौन देती है, कंपनियां देती हैं। तो कंपनी वैकेंसी देंगी तो वो क्या करेंगे, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम, है ना, तो वो इस तरीके से लिखेंगे। अभी हम इस पे
बिल्कुल डिटेल में मैं एक एक चीज करूंगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बताता भी चल रहा हूँ। और वांटेड कौन होता है? जो व्यक्ति खुद मान लेते हैं अपने लिए जॉब चाहता है, तो वो कौन सा कॉलम होगा उसका? सिचुएशन वांटेड का बॉक्स बनाकर वो डालेगा। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मैनेजर है और ही वांटेड एनी जॉब इन एनी फर्म, तो वो क्या करेगा? सिचुएशन वांटेड में वो पोस्ट डालेगा। और कोई कंपनी मैनेजर रखना चाहती है, पोस्ट है उसके यहाँ खाली, तो वो सिचुएशन वैकेंट में देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ कॉमन लैंग्वेज को भी हम ये भी, और साथ में वो ये भी लिखेगा कि कैसे अप्लाई करना है, मोड ऑफ अप्लाइंग क्या होगा, है ना, पे स्केल क्या होगा। तो इसके लिए नेगोशिएबल वर्ड यूज कर सकते हैं आप, है ना, ताकि ये रहे कि वो इजीली आपको कांटेक्ट करे और आप आसानी से उसको बताएं कि हम जो रिन्यूमरेशन है यानी कि सैलरी है नेगोशिएबल, हम नेगोशिएट कर लेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि यू आर इन नीड ऑफ अ जॉब, है ना, ड्राफ्ट अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट ऑफरिंग योर सर्विसेज, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जरा, मान लेते हैं आप इंजीनियर हैं, ठीक है ना, तो ये लिखा आपने मेल लिखा, मेल है या फीमेल है जो भी है, आपकी एज क्या है वो लिखा आपने, है ना, लुकिंग फॉर अ सुटेबल जॉब, ठीक है। यहाँ पे आप 6 वर्ड यूज कर सकते हैं, 6 पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब, ठीक है ना, इन और अराउंड दिल्ली। तो ये लैंग्वेज आपको अगर एक दो मेन लाइनें जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप उसको लर्न कर लें, ताकि आपको लिखने में ग्रामर की मिस्टेक ना हो। ज़्यादातर बच्चे इसमें ग्रामर मिस्टेक कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। ये तो शुरुआत में जैसे कि क्या होगा, एक खाली जगह में डाल देता हूं कि यहाँ आपने जैसे इंजीनियर है तो ये लिख दिया। अगर मान लेते हैं टीचर है तो आप टीचर लिख सकते हैं, अपने बारे में बाकी डिटेल लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे 6 पार्ट टाइम या तो फुल टाइम जॉब, फिर यानी स्कूल जो भी इन दिल्ली। तो इस तरीके से अब यहाँ पे जो है आप अपने बारे में बता रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन वांटेड है, तो आपने लिखा द कैंडिडेट हैज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, है ना, इज ओपन टू करेक्शन एंड कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये सब आपके ऊपर है पूरे। मान लेते हैं आपने 10 सिचुएशन वैकेंट और वांटेड पढ़ा, जो लाइनें आपको अच्छी लग रही हैं, इजी लग रही है, आप उसको कर लीजिए, ठीक है ना। और उसमें आप जैसे कि इंटरेस्ट ये वांटेड है तो आप उसमें लिख सकते हैं कि इंटरेस्टेड फर्म, या कंपनी है तो कंपनी, या स्कूल में जॉब चाहिए तो स्कूल, ठीक है ना। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि मे कॉन्टेक्ट टू नेम और कॉल कॉन्टेक्ट नंबर और राइट टू, ऐसे करके आप लिख सकते हैं लास्ट में। इससे आपका क्या होगा, कई बच्चे ये लास्ट का छोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाता है, उसका कंटेंट पूरा नहीं होता। तो जैसे एक ये एग्जांपल हो गया, ये सिचुएशन वैकेंट है, इसमें आप अगर देखिए कि जो लाइनें मैंने कहा ना कि यहाँ पे वैकेंट है, तो वैकेंट में जैसे वहां पे मेल लिखा था, यहां वो लिख सकता है फ्रॉम ईदर सेक्स। ईदर सेक्स यानी कि मेल हो या तो फीमेल हो, है ना, क्योंकि वो तो कंपनी है, उसके लिए तो किसी से भी वो जॉब मांग सकता है। ये और वो ये भी नहीं लिखेगा कि 25 का एज होगा कि 26 का, तो एज बिटवीन लिखेगा वो, यानी कि ये तो है नहीं कि इतने साल का ही कोई उसको व्यक्ति चाहिए जिसको उसने जॉब पे देना है ना। तो इस तरीके का यहाँ पे चेंज है, माइनर चेंजेस के साथ ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है ना। और उसमें जैसे हैविंग मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, इन सिमिलर कैपेसिटी। जो लाइन आपको अच्छी लगे वो बिल्कुल आप लिखिए और उसको आप प्रैक्टिस करिए बार बार। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स मे अपीयर फॉर इंटरव्यू ऑन डेटेड लगा दिया, है ना, विद दियर टेस्टिमोनियल्स बिफोर द प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल की जगह ये सब आप यहीं पे भी लाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। यही फुल स्टॉप डाल दीजिए आप जहां पे भी कंफ्यूजन हो। उसके बाद सैलरी निगोशिएबल, तो वो वर्ड यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, वहां पे भी लिख सकते हैं, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आपको कोई भी जो है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कि अवेलेबल से शुरुआत की है और वेल क्वालिफाइड, है ना, ये वांटेड है। तो ऐसे ही आप, अगर आपको ये लैंग्वेज इजी लगे तो आप ये लैंग्वेज याद कर लीजिए, प्रैक्टिस में ले आइए। याद करने की चीजें साइकोलॉजिकल नहीं होती, लेकिन बार बार आप लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी, ठीक है ना। कि यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल है, हैविंग वर्ड लगाकर जिसके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैथ्स में, विलिंग टू टीच मैथ्स टू 11th एंड 12th, ये बात उन्होंने विलिंग टू टीच कहा है कि इच्छा रखते हैं वो इसको पढ़ाने की, है ना। और ये सभी तो ये डिटेल में इतना करके तो एक ही टॉपिक का हो जाएगा। तो जो काम की चीज है वो केवल कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, तो जो वर्ड आपको अच्छा लगे वो आप उसको कर लीजिए,
है ना, तो उससे आपको थोड़ी सी आसानी होगी आंसर करने में। कुछ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जैसे कि सिचुएशन वांटेड वैकेंट में आप एक एक प्रैक्टिस करके रखिए। और सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग तो सेल एंड परचेज का है इस बार, जो मैं अभी कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मेरे अकॉर्डिंग है कि सेल एंड परचेज का, जो कोई मकान है ना, उसको बेचने का, या तो कोई गाड़ी है उसको बेचने का। तो आप ध्यान रखिए कि जैसे गाड़ी है तो उसमें एसेसरीज की बात होती है, एसी है कि मैट्स है कि नहीं है, म्यूजिक सिस्टम है क्या है नहीं है, कंडीशन टायर्स की है। तो जो चीजें ये दी हुई है ना, अवेलेबल फॉर सेल, मॉडल नंबर, ब्रांड नंबर, ये सब आप चीजें लिखते हैं तो उससे आपका हो जाता है। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अवेलेबल सेकेंड हैंड सिल्वर कलर महिंद्रा एक्सयूवी, है ना, 500 मॉडल, ये लिखा, ये फॉर सेल, ठीक है, फॉर सेल, ठीक है ना। तो ये वर्ड याद रखिए, बीच में तो जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा वही लिखना है। अब इसके बाद हैविंग वर्ड लगाइए और जो जो उसके फीचर्स है वो लिख दीजिए साथ में, ठीक है ना। इसके बाद आप इसको प्राइस देखिए, नेगोशिएबल, ये वर्ड याद रखिए बिल्कुल। यहाँ पे प्राइस नेगोशिएबल हो गया, वहां पे सैलरी नेगोशिएबल था, ठीक है ना। तो निगोशिएशन के बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा अच्छा है। और प्लीज वर्ड को अवॉइड करिए, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही लाइन आ जाएंगी आपकी कि इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट टू, नाम और फोन नंबर। यहाँ फॉर परचेज का है, ठीक है ना। तो सेम लैंग्वेज वो ये हो सकता है, लेकिन यहाँ अवेलेबल की जगह वांटेड हो जाएगा। बाकी आप डिटेल जो जो चीजें चाहिए वो लिखिए, प्राइस नेगोशिएबल है यहाँ पे भी देखिए, और इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट टू और नाम लिखा और आपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से आपका सेल एंड परचेज का दोनों ही हो जाता है। देखिए यहाँ पे टीवी का है, हालांकि कोई व्हीकल का मैं अभी देख देता हूं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद ऊपर था, ऊपर मैंने बता भी दिया वो, है ना, कि जिसमें आप ये रहा, ठीक है ना, कि लेदर सीट है, कवर है, न्यू टायर्स है, एसी फिटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो भी चीजें होती हैं उसमें जो आपको काम की चीजें, ये नहीं कि आपने ये इसको रटना चालू कर दिया, महिंद्रा 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 एक्सयूवी, ऐसा नहीं है। आपको जो इजी लगे आप वो मारुति लिख लीजिए, जो मर्जी लिखिए, आपको गाड़ी जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप उसके अकॉर्डिंग लिखिए। इसको ज्यादा डेप्थ में उसको समझने की जरूरत नहीं है, वो बाकी आप अपने कॉमन लैंग्वेज में आप उसके बाद बढ़ा सकते हैं, हैविंग करके, हैविंग वर्ड लगाया ना इसके बाद से। अब ये टू लेट का है। अब ये ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा ना, फॉर सेल का था या टू लेट का, दोनों की लैंग्वेज लगभग एक जैसी हो जाती है। यहाँ पे अगर मैं जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, पहले तो ऊपर देख लीजिए वांटेड या अवेलेबल लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप इसी से शुरुआत करेंगे, लोकेशन बताएंगे, सराउंडिंग बताएंगे, फैसिलिटी। तो ये एक आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि कितना अच्छा और ईजी है ये, इसको आप कर सकते हैं। अवेलेबल फॉर सेल है ना, यहाँ पे फॉर सेल की जगह हो गया रेंट हो गया, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे न्यूली कंस्ट्रक्टेड वर्ड लिख सकते हैं, फॉर सेल में भी मकान है तो लिखा जाएगा, जगह का नाम लिख दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, पूरी लगा दीजिए, विहार लगा दीजिए, दिल्ली लिख दीजिए, 2 बेडरूम्स लिख दीजिए, अटैच बाथरूम, ये सब जो जो आपको आपके घर में दिखाई देता है। जैसे अब मॉड्यूलर किचन है आजकल एक कॉमन हो गया है, तो ये वर्ड याद रखिए, ठीक है ना। वुडन वर्क है कि नहीं है वो लिख दीजिए, सन फेसिंग लिख दीजिए, या तो पार्क फेसिंग लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। फेसिंग यानी कि सन फेसिंग है, यानी कि सूर्योदय होता है या सनसेट होता है तो दिखाई देता है आपको, तो इस तरीके का सन फेसिंग है। वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो स्टेशन है, नियर मेट्रो स्टेशन है, नियर डीडीए मार्केट है। इसके बाद रेंट यहाँ लिखा नेगोशिएबल, वहां पे आप लिख देते फॉर सेल में प्राइस नेगोशिएबल, ठीक है ना। और लास्ट में आप लिखते इंटरेस्टेड पर्सन, बिल्कुल आप सीसी ऊपर होता है ना उसको दबा लीजिएगा ताकि जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ भी आ जाए। तो देखिए कि इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट टू, नाम लिख दीजिए ABC और ना, और रिंग करके फोन नंबर लिख दीजिए XXX डालकर। अगर मान लेते हैं मकान है सेल के लिए तो इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकती है, कहीं पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं सिचुएशन वैकेंट था तो आप वहां लिखेंगे इंटरेस्टेड कैंडिडेट में कॉन्टेक्ट टू, कंपनी का नाम और फोन नंबर और जो भी है रिंग लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। जैसे देखिए यहां फॉर सेल का ही गया, है ना। यहां पे क्या अवेलेबल के बाद लग्जरी फ्लैट वगैरह आ गया, है ना। तो वहां फॉर सेल था तो यहाँ पे वहां ऑन रेंट था, यहाँ फॉर सेल हो जाएगा, है ना। अभी आपने इसमें देखा, मैंने आपको लैंग्वेज कहा कि केवल यहाँ पे ये छोटा सा वर्ड फॉर रेंट था या फॉर सेल था, वो आपको देखना है कि आपको कैसे यूज करना है, तो उससे आपका दोनों ही काम हो जाता है। इसके बाद देखिए पूरे मकान की डिटेल, 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, सर्वेंट रूम, सन फेसिंग, ये सब बाकी सब चीजें अलग है,
ठीक है ना, मॉड्यूलर किचन, ठीक, अवेलेबल फॉर सेल, है ना, एट अफोर्डेबल प्राइस, है ना, एट रीजनेबल प्राइस, अफोर्डेबल प्राइस, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, रीजनेबल प्राइस, किफायती दाम पे, तो वो आप करके लिख दीजिए। उसके बाद बाकी जो है आप लास्ट में इंटरेस्टेड पर्सन वाली ही लाइन लिखिए, ऐसे लिखने की बजाय, जैसे। और बॉक्स बनाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि बच्चे कई बार बॉक्स बनाना भूल जाते हैं तो उससे नंबर कट जाते। अब ये इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। लॉस्ट एंड फाउंड कॉलम में वो होता है जैसे कोई चीज खोया है या पाया है, ये भी बॉक्स में ही लिखते हैं, लॉस्ट 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 लिख दिया, फाउंड 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 लिख दिया, उसके बाद उस चीज की डिटेल लिख दी, है ना। उसके बाद मान लेते हैं आप उसमें कॉन्टैक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल दे देते हैं कि फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रीस्टोर इट। मान लेते हैं जैसे आपका कोई चीज खो गई है तो आप लिखते हैं फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रीस्टोर इट, है ना, कि इसको रीस्टोर करे टू द फॉलोइंग एड्रेस, या जो भी है कॉन्टैक्ट नंबर। मान लेते हैं कोई मिसिंग है, पर्सन मिसिंग है, तो उसमें आपने उस पर्सन के बारे में पूरी डिटेल, एज, है ना, कोई उसकी इंजरी, स्कार ओवर लेफ्ट आई ब्रो है, या कुछ भी है, आपको जो अच्छा लिखे, उसके बाद जो है कांटेक्ट करके और आपका नाम लिख देते। बहुत ही इजी है, 3 मार्क्स लेना बहुत आसान है। लेकिन मैंने फिर से कहा कि इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो था वो मैंने आपको पहले बता दिया है। ये आपको बस सिर्फ कि कुछ बच्चे जो जिनको पूरी तैयारी, क्योंकि ये क्विक रिवीजन है, तो क्विक रिवीजन के तौर पे मैं हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपका पेपर कुछ भी हो, कैसा भी हो, अच्छी भी तैयारी हो जाए। केवल आप पासिंग मार्क्स या 60-70 मार्क्स नहीं, 80 आउट ऑफ 80 की तैयारी करिए। चेंज ऑफ नेम का है, जैसे नाम बदल रहे होते हैं कि आर द नेम ऑफ द सेम पर्सन, है ना, तो इस तरीके का है। आगे अब ये मैट्रिमोनियल है। ये मैट्रिमोनियल भी कई बार पेपरों में आ जाता है, जैसे कि इसमें ब्राइड ग्रूम वांटेड, ठीक है ना, तो कभी ब्राइड वांटेड, मतलब कि दुल्हन चाहिए तो कभी दूल्हा चाहिए। तो इसमें आप यहाँ अलायंस वर्ड यूज लिख सकते हैं, अलायंस इनवाइटेड फॉर, फिर लड़की है तो उसका लड़की का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना, मतलब कि नाम, एज, क्या क्या आप चाहेंगे। कि मान लेते हैं कोई लड़की है तो उसका आप नेम, उसकी एज, है ना, स्लिम, कल्चर्ड, स्मार्ट, ये सब कोई लिखते, कोई नहीं लिखता कि कल्चर्ड नहीं है, कि स्मार्ट नहीं है, सब कल्चर्ड हैं, सभी स्मार्ट हैं, है ना। और उसके बाद जो उसमें आप कुछ चीज़ों को याद रखिए कि डोरी सीकर्स प्लीज एक्सक्यूज, जैसे कोई ब्राइड ग्रूम चाहते हैं, यानी कि दुल्हन दुल्हा चाहिए, तो वो लिख सकते हैं कि डोरी सीकर्स जो है प्लीज एक्सक्यूज, माफ करें दहेज चाहने वाले लोग, है ना, कास्ट नो बार, है ना। तो इस तरीके के कुछ वर्ड आप याद रखिए जो कि आपको लिखने में आसानी हो, 2-4 वर्ड्स, और उसके बाद इंटरेस्टेड करके नेम और कॉन्टेक्ट नंबर, फ़ोन नंबर जिसको कांटेक्ट करना है वो आप उसको लिख देते हैं, तो आपका हो जाता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। अब ये टूर एंड ट्रेवल्स का दिया है ना, ये सब मैं ऐसे ही हटा देता हूँ आगे, बस आप एक बार अगर किसी को हो तो पॉज करके वो लिख लेंगे। हाँ, अब सबसे ज़्यादा जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर पे है वो है पोस्टर। 99% पेपर में पोस्टर आता ही है। अब पोस्टर का आप ध्यान रखिए कि ये जो इसमें दिए हैं आपको ऐसे नहीं चलना है, आपको ये चलना है उसमें व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का आंसर जरूर हो। जैसे देखिए स्लोगन्स हो, जरूर हो, ऐसे स्लोगन्स हो, कुछ इधर बना दिया, कुछ ऐसे बुक्स बना दिए, यानी कि देखने में अच्छा लगे, तो वो चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन इन्होंने कौन इशू किया है वो नहीं दिया, तो वो भी जरूरी है। तो वो आपको मैं अभी देखता हूं कि कौन सा पोस्टर बहुत अच्छा है ना। ये सब देखिए आप, ये यहाँ लिखा है इशूइंग अथॉरिटी, है ना, तो ये भी जरूरी है। किसी भी पोस्टर में ये चीजें बहुत मायने रखती है कि पोस्टर को इशू करने वाला कौन है, क्योंकि व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ का आंसर मिलता नहीं है तो टीचर नंबर नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए इशूड बाई, यहाँ पे लिख दिया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। बाकी तो जो मेन चीज है कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, स्लोगन्स होने चाहिए, कंटेंट होना चाहिए। कभी कभी आपको लिखना है, मान लेते हैं अगर स्पोर्ट्स डे का है, स्कूल का है, एनुअल फंक्शन का है, तो मेन अट्रैक्शंस ऑफ द प्रोग्राम करके लिख दीजिए, चीफ गेस्ट बना दीजिए किसी को। तो ये सब आपको खुद देखना है कि आप अट्रैक्टिव उसको कैसे बनाते हैं, है ना। ये सब आपके सामने, केवल मैं देखिए यहाँ पे भी लिखा है, तो इस तरीके लास्ट में जरूर लिखिए कि कौन है मेन ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सर्ड बाय लिख दीजिए। ये बहुत सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन कैंप का इंपॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे इन्होंने कैसे कितना अच्छा स्लोगन लिखा है कि द बॉन्ड ऑफ लव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ, है ना, ब्लड डोनेशन डे, डोनेट ब्लड। तो इस तरीके से करके लास्ट में, हाँ देखिए ये भी लिखा है, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से आप इसमें, और हो सकता है आप इसके साथ मेन कुछ और भी चीजें ऐड कर दे ताकि लोग ज्यादा अट्रैक्टिव हो आपके पोस्टर की तरफ। तो इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं।
अब जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे है या ग्लोबल वार्मिंग पे है, देखिए कितना अच्छा 3 Rs लिख दिया, रिड्यूस रियूज रिसाइकल करके, सेव द एनवायरनमेंट बीच में। यानी कि आप डिफरेंट कलर का पेन यूज मत करिए, लेकिन हाँ अलग अलग फॉन्ट आप यूज करिए ताकि आपका देखने में अच्छा लगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप उसको अच्छा, नो टू प्लास्टिक का एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं और बहुत अच्छी बुक है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने बड़ी मेहनत करके इस चीज़ को किया है। अच्छी टीम ने मिलकर काम किया है, स्कूल के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की टीम ने, है ना। तो ये बहुत बेनिफिशियल है। बच्चे ये है कि पढ़ते नहीं है, उनको इसको चाहिए कि पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। और पब्लिक स्कूल के बच्चों के पास नहीं है, तो इसके लिए वो जहाँ पे भी उनको लगे उसका आप स्क्रीन शॉट ले लें। मैं इसीलिए इसको बार बार जो है मूव भी कर रहा हूँ ताकि उनके पास मटेरियल हो। ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, है ना, या क्लीन सिटी कैंपेन, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। मैं अब आगे बढ़ूं क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। शॉर्टकट में मैंने टेक्स्ट बुक अभी पूरे के पूरे कराने हैं। अब इसके बाद देखिए डिबेट, और हमारे पास आता है स्पीच और डिबेट, दोनों ही 5-5 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो जो स्पीच है हमारा, उसमें हमें ये देखना है कि ये 1 मार्क्स फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स कंटेंट का, 2 मार्क्स एक्सप्रेशन का। तो स्पीच इज द फैकल्टी ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ और डिस्क्राइबिंग थॉट्स, फीलिंग्स और परसेप्शंस बाय वोकल कम्युनिकेशन और कन्वर्सेशन। It is always addressed to a vast multitude of people. Writing a speech is very much similar to writing an essay, a report or an article, but the difference is that your words are being heard, not read. ये काम की चीज आप समझिए कि स्पीच आप लोग जो देते हैं, आप तो लोग सुनते हैं, पढ़ते नहीं है। तो ऑडियंस क्या है, लिसनर नहीं है, बल्कि एक रीडर नहीं है, बल्कि लिसनर है। तो आपको लिखना क्या है कि आपको टाइटल देना है गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी है, टू ऑल ऑफ यू, टुडे आई एम हेयर टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, जो टॉपिक जैसे आपको अच्छा लगे, थोड़ा सा इंप्रेसिव। आप समझ रहे हैं कि जो अच्छा भाषण देता है ना, तो वो अच्छा एड्रेस करता है, लोग उसके कायल हो जाते हैं। तो आपको उसी तरीके का कुछ कोट से शुरुआत कर सकते हैं। कभी कोई आप ऐसे वर्ड्स की आप नारे की तरह शुरुआत कर सकते हैं ताकि सुनने वाले को बहुत अच्छा लगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट टेंस इज यूजुअली यूज्ड व्हेन यू राइट आउट अ स्पीच, है ना। पहले आपने एड्रेस किया, फिर आपने प्रेजेंट टेंस में, फिर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज होना चाहिए, कॉज इफेक्ट जो भी टॉपिक है, और 3 to 4 पैराग्राफ्स होने चाहिए। बच्चे एक ही पैराग्राफ में लिख देते हैं, बिल्कुल नहीं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो एक अलग अलग पैराग्राफ बना ही दीजिए आप। तो ये आपका अच्छा तरीका होता है। और लास्ट में अपने कंक्लूजन जरूर दीजिए, कुछ सजेशन जरूर दीजिए, ठीक है ना। और होप फॉर अ बेटर फ्यूचर, यानी कि थोड़ी पॉजिटिविटी के साथ लास्ट आप उसका एंड करिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, स्पीच देना होता है। जैसे यहां देखिए, थैंक्स फॉर बीइंग सो जेनरस टू लिसन टू माय व्यूज सो अटेंटिवली, और थैंक यू, इस तरीके से आपने लास्ट में एंड करते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आपको ये ऐसे करना होता है। कई इसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, है ना, ताकि मैं ज़्यादा अब डिटेल में नहीं कर पाऊंगा उसका, क्योंकि मुझे डिबेट का भी और सबका टेक्स्ट बुक भी अभी रह गया है। कोशिश बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी टाइम लगता ही है। डिबेट क्या होता है, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है। उसमें क्या, जैसे हम बहस कर रहे होते हैं, कोई उसके फॉर में बोलता है, कोई अगेंस्ट बोलता है, यानी कि कोई फेवर कर रहा है, कोई अगेंस्ट कर रहा है ना। तो आपको ये तो सबसे पहले देखना है कि आपके लिए कौन सा बेटर है। आप उसके फेवर में ज़्यादा बेटर बोल पा रहे हैं या अगेंस्ट में बोल पा रहे हैं। तो पहला तो आपको ये चॉइस करना होगा। फिर अपने आर्गूमेंट को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के साथ आपको क्या करना है, अपनी बात को प्रूव करना है। फैक्ट्स दीजिए, आप सपोर्ट करिए अपने व्यूज को। जो आपकी क्लियर एग्रीमेंट होनी चाहिए या डिसएग्रीमेंट, मतलब ये होना चाहिए कि आप उसको अग्री कर रहे हैं या आप डिसएग्री कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, बिगिन विद ऑनरेबल चेयरपर्सन जजेज, ये सब करके लिखा, और आई स्टैंड बिफोर यू टू एक्सप्रेस माई व्यूज। फॉर लिखिए या तो अगेंस्ट लिखिए, फॉर द मोशन या तो अगेंस्ट द मोशन, और टॉपिक लगा दीजिए, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स है जैसे कि आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, इन माई ओपिनियन, माई डियर फ्रेंड्स हैज सेड सो, बट आई एम नॉट हैप्पी विद वॉट एवर ही सेड हियर। तो इस तरीके से करके आप आई काउंटर हिज पॉइंट, तो इस तरीके से आप करके उसके पॉइंट को आप काउंटर करते हैं और अपनी बात रखते हैं, है ना। कि मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट्स टू से, है ना, मैं ये समझ ही नहीं पाया वो क्या कहना चाहते हैं। फिर आप इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज करके। तो इस तरीके की लैंग्वेज, भाषा ऐसी होती है जिसमें आपका थोड़ा सा लगे कि आप किसी बात पे आर्गूमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका बहुत ही अच्छा होता है कि एक्सप्रेशन इसमें 2 मार्क्स का होता है। तो अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आप उसको
बीच बीच में अपने पॉइंट्स को लिख कर और लास्ट में आप वही थैंक्स करके आप अपना इसमें भी खत्म करते हैं, अपने पॉइंट को फेवर करते हुए, या तो आप अगेंस्ट है तो उसको फेवर करते हुए। जैसे यहाँ पे ओल्ड एज होम्स आर नेसेसिटीज के फेवर में लिखा है या अगेंस्ट में लिखा है, जहाँ आपको लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, आप उसको डिटेल में फिर पढ़ लेंगे। अब हम ग्रामर पोर्शन पे बात करते हैं। ग्रामर पोर्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो हम अगर जिस बच्चे की इंग्लिश अच्छी है वो बिना करे भी अच्छा कर लेता है, और जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो बार बार कोशिश करके भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए आप जब भी इंग्लिश को पढ़े वोकैबुलरी को मजबूत करें तो आपका थोड़ा सा हर चीज़ में ही आपको बेनिफिट। अब ये ग्रामर में जैसे कि बी लिखा है, हेल्पिंग वर्ब, और ये सब कई चीज़ों का, अब जैसे पास्ट टेंस है तो उसमें पास्ट टेंस यूज होता है। जैसे यस्टरडे लिखा है तो आपको समझना है, या लास्ट वर्ड लिखा है ना, तो उससे समझ में आ जाता है कि पास्ट टेंस है। तो जो गैप्स फिलिंग है उसको आप पढ़ के देखिए, मीनिंगफुल, या फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, ये टुमारो वगैरह लिखा है तो फ्यूचर टेंस में होगा, तो वो आप को समझ, जैसे ये देखिए टुमारो लिखा, तो ये सब आपको समझना है ग्रामर ट्रिक्स का। आप इसके लिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा होने से दिक्कत हो जाएगी, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब क्लॉजेज हैं, इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन मैं कुछ काम की चीज़ें बता देता हूँ जो शायद आपको समझ में आ जाए। जैसा मैंने पहले कहा था कि क्विक रिवीजन है, हाँ, तो उसमें वही टॉपिक मैं ज़्यादा डिटेल में करा सकता हूँ जिसको आप इजीली अभी आपका रिवीजन हो जाए, और जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इजी भी हो। जैसे देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, ठीक है ना, जिसमें हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि रिमूविंग टू एंड टू, है ना, जैसे द मैन इज टू पुअर टू पे हिज बिल्स, तो हम क्या कहेंगे, द मैन इज सो पुअर, इस टू की जगह आएगा सो दैट ही कैन नॉट, है ना, और बाकी पे हिज बिल एज इट इज रहेगा, तो इसको हम कहते हैं रिमूविंग टू, है ना। श्याम इज टू ऑनेस्ट टू चीट, तो इस टू की जगह आ गया सो, और डैट ही कैन नॉट, अगर यहाँ पे पास्ट होता, वाज होता तो कुड नॉट हो जाता ये। तो ये ध्यान रखिए, बहुत सिंपल। और ये जो पहले वाला है सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों को भी बनाने को आता है, मैंने अभी समझा ही दिया आपको। अब जैसे कि ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे बाबू इज फास्टर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, मतलब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए कि बाबू जो है फास्टर है दूसरे बच्चों से, तो बाबू इज द फास्टेस्ट बॉय लिख दिया, या आप लिख देते कि नो एनी अदर बॉय इज एज फास्ट एज बाबू, तो ये एक जो है पॉजिटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल उसमें हो जाता, लेकिन मीनिंग सब में सेम है। ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री हो गया, है ना। गोल्ड इज द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, मोर है तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो गया। अब ये देखिए, जैसे एफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाया। एफर्मेटिव, एज सुन एज, जैसे ही स्टूडेंट सॉ द टीचर, बच्चों ने टीचर को देखा, दे रेस्ट टू दियर क्लास, तो इन्होंने क्या किया, एज सुन एज को हटाकर नो सुनर डिड कर दिया। तो अब देखिए यहाँ डिड लगा दिया, तो यहाँ सॉ की जगह सी प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म हो गया, ठीक है ना। और यहाँ दे रश टू दियर क्लास था, तो इसके पहले देन आ गया। तो इसलिए याद रखिए, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, नो सुनर है तो यहाँ पे देन आता है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड यूज कर लिया। इसके बाद और भी देखिए कि कुछ एफर्मेटिव, ये हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। जैसे कि व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, है ना, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगाए। इट इज अ वेरी प्लेजेंट वेदर, बहुत अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है, तो उसके व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, है ना। तो इस तरीके से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लगा दिया। इट इज नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, तो यहां लिख दिया हाउ नाइस ऑफ यू टू हेल्प मी, ठीक है ना, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब ये एक्टिव एंड पैसिव वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सब्जेक्ट जो है बाई ऑब्जेक्ट, बाई इधर आ जाता है, एस वी ओ जो है, एस वी ओ यहाँ वी ओ, ओ और वी और एस हो जाता है। वी का मतलब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है, और बाई सब्जेक्ट हो जाता है। तो सिंपल सी चीज़ों को करके हमारा वॉइस चेंज हो जाता है। टू लगा है तो टू प्लस बी हो जाता है। अगर किसी को दिक्कत हो तो वो मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़े हैं, इसको मैं बहुत शॉर्टकट में नहीं कर सकता, उल्टा आप कंफ्यूज और हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसको अभी स्किप कर रहा हूँ। अब ये देखिए जरा, ये सिंपल सेंटेंस में बता, ये देखिए इफ यू वर्क हार्ड, इफ लगा है नहीं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए आप कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इसको जब मतलब ये है कि अगर आपने मेहनत की तो आप सफल होंगे, यू विल सक्सीड, ठीक है ना। आपके लिए कल एग्जाम के लिए भी है, तो यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के होते हैं, और जंबल सेंटेंस होते हैं, उसको
ये रहा जैसे कि आपका रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। इसमें जो ट्रिक क्या है कि आप एसवीओ को पहले समझिए, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है ना। फिर उसको आप एसएसपीपी का रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे बॉयज है तो वर है, बॉय है तो वाज है ना, या इज है। तो इस तरीके से आप देखिए, फिर उसका कॉम्बिनेशन देखिए। मान लेते हैं 6 पार्ट्स दिए हैं ऐसे ऐसे करके, तो 6 को पहले 3 में कन्वर्ट कीजिए, 3 को 2 में कीजिए, और लास्ट में आप उसको पढ़ के देखिए कि क्या वो मीनिंगफुल होता है कि नहीं होता है ना। अगर वो मीनिंगफुल होता है तो आपको जैसा भी होगा आप उसको लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ज़्यादातर बच्चे एसवीओ को कंबाइन नहीं कर पाते, या छोटे छोटे प्रपोजिशंस वगैरह को भी देखिए किसके साथ वो सेट होता है, तो उसको अटैच करके चलिए, फिर आगे बढ़िएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा ये सेंटेंस सही बन रहा है। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल है ना, किस तरीके से आपको इसमें ऑप्शंस भी दिए हैं, आपको इसमें देखना है। इसलिए मैंने कहा कि जब ऑप्शंस दिए होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आंसर पूरा चारों ऑप्शन मत उतारिए, केवल आंसर आंसर लिखिए आप। ये नहीं कि आप पूरे ऑप्शन उतारने में ही आपका गलत हो जाए तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, आपके नंबर कट जाएंगे, फालतू नंबर भी नहीं मिलेंगे और टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो वो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, है ना। अब इसके बाद हम टेक्स्ट बुक पे आते हैं, है ना। टेक्स्ट बुक में जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया, अभी हमारा जो है टेक्स्ट बुक में से जैसे कि मेन हॉर्नबिल है हमारा टेक्स्ट बुक, इसमें चैप्टर्स ये हैं। इसमें जैसे कि आपको पता है कि एक तो पोइट्री का एक्सट्रैक्ट आता है 3 मार्क्स का होता है, एक प्रोज का एक्सट्रैक्ट होता है 3 मार्क्स का होता है, और एक 4 मार्क्स का एक और होता है, इसमें नहीं दिया है, शायद मिस हुआ है ना। यानी कि 10 मार्क्स के तो आपके एक्सट्रैक्ट ही होते हैं, स्टेंजा जो भी है और 2 एक्सट्रैक्ट, तो 3 3 एंड 4 यानी कि ये मिलाकर आपके 10 मार्क्स होते हैं। ज़्यादातर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 1 2 लिखने के होते हैं, तो बहुत ईजिली हो जाता है, टाइम इसमें ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। उसके बाद 40 to 50 वर्ड्स के 2 क्वेश्चन एक बुक से होते हैं, एक क्वेश्चन दूसरे से होता है, तो 3 3 मार्क्स का ये 6 + 3 यानी कि 9 मार्क्स का ये हो जाता है ना। तो 10 और 9 जो है 19 हो गए, और उसके बाद 5 and 5 6 and 6, है ना। 2 क्वेश्चन ये जो इसमें भी 1 दिया है, ये एक 6 मार्क्स का, दूसरा भी 6 मार्क्स का, दोनों बुक से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, तो ये 12 मिलाकर ये 31 मार्क्स आपके बनते हैं। और मिनिमम आप इसको कोशिश करेंगे कि 1 आवर में आप इसको पूरा करें, और ताकि कोई मिस्टेक ना हो, तो फिर बाद में आपको रिवीजन का 15 मिनट्स टाइम भी मिल जाए। अब मैं टेक्स्ट बुक के एक एक चैप्टर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताता हुआ चलूंगा कि पेपर में 99% चांस वही है जो मैं कहूं वही पेपर में आए आपके वनडे, क्योंकि आपका ये मान कर चल रहा हूं कि क्विक रिवीजन है, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो मैं केवल वही करूंगा जो कि आपको ज़्यादा ईजी लगे और आपको हो भी जाए। ये पर्सोनिफिकेशन ये सब आपके जो है पोइट्रिक डिवाइसेस के हैं, पोइट्री के साथ ही कर लेंगे, है ना। अब हम जैसे कि फोटोग्राफ को देखते हैं। किसी भी पोएम के ना मेन थीम को आप माइंड में रखिए, उसी के जैसे द थीम ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द लॉस, मॉर्टेलिटी एंड सेपरेशन, है ना। अब जैसे द ट्रांजिएंट एंड मोर्टल नेचर ऑफ ह्यूमंस लीड टू सेपरेशन एंड लॉस, तो काम की चीजें केवल माइंड में रखिए, है ना। बाकी मैंने कहा ना मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं इसके साथ आपको बताता ही चलूंगा। जैसे इसकी देखिए पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो 2 कार्डबोर्ड है, लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हिंट्स एट लैक ऑफ परमानेंस, है ना। इसके बाद ट्रांसफर्ड एपिथेट, जैसे कोई वर्ड यूज होता है और वो ट्रांसफर मीनिंग दे देता है, जैसे ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ इज टेम्परेरी, और यहाँ वर्ड इन्होंने फीट वर्ड यूज किया है, और देखा जाए तो फीट एक इंसान और पूरे मतलब कि लिविंग बींग्स के लिए यूज हुआ है, तो इसलिए ट्रांसफर्ड एपिथेट है। तो ये सब आप बहुत ईजी है, इसको आप करके चलेंगे। और टी यहाँ पे रिपीट हो रहा है तो ये अलिट्रेशन भी। अब ऑप्शन में मान लो अलिट्रेशन नहीं है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, तो आपको समझना होगा। ऑक्सीमोरन में 2 वर्ड अपोजिट होते हैं, अपोजिट, जैसे लेबोर्ड है या ईज है ना, लेबोर्ड ईज ऑफ लॉस, तो दोनों का मतलब एक का होता है लेबोर्ड ज्यादा मेहनत करना, दूसरा आराम, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन कहते हैं। साइलेंस सराउंड्स अस, अब देखिए एस है, देखा जाए अलिट्रेशन भी है और ये साथ में पर्सोनिफिकेशन भी है कि उसने हमें घेरा, तो ये जैसे कोई मानवीकरण अलंकार हम इसको कहते हैं, तो वो है। तो अब इसको देखिए, ये तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ना कोशिश कर रहा हूं कि आपका क्विक रिवीजन हो जाए, आप पेपर में जाने से पहले भी केवल और केवल सुनते हुए चले जाएंगे तो भी आपका अच्छा सा पेपर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये स्टेंजा इंपॉर्टेंट है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, है ना। और इसके बाद स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर, इसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस पे जाऊँ, टाइम ज़्यादा है नहीं,
वीडियो लंबा होता जा रहा है ना। अब देखिए ये रहा, इसका ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, ठीक है ना। तो देखिए आपको जहां पे भी इजी लगे उसको आप बिल्कुल ही अंडरलाइन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ज़्यादा आसान रहे। जैसे कार्डबोर्ड्स लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी हिंट्स एट द लैक ऑफ परमानेंस ऑफ ह्यूमन फेस, है ना, या ह्यूमन लाइफ, ठीक है ना। तो वो चीज़ ये वही लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज बार बार मत करिए, अलग अलग करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे भी मतलब सेम वही है, ठीक है ना। अब देखिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन है तो वो ये है, पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल माइंड में रख लीजिए। बोथ राइव विद द लेबोर्ड इज ऑफ लॉस, ठीक है ना। अब यहां देखिए, द सी हॉलीडे एंड द लाफर ऑफ द पोएट्स मदर आर इंसिडेंट्स ऑफ द पास्ट। जैसे कि एक तो सी हॉलीडे है जो माँ मिस कर रही है उसकी, लाफर ऑफ द पोएट्स मदर उसकी माँ जो हंसा करती थी उस पिक्चर को देखकर, उसको देखकर वो बच्ची मिस कर रही है अपनी मदर को क्योंकि अब उसकी माँ नहीं रही है। तो देयर इज सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद देम, है ना, दोनों से जुड़े हुए जो एक सेंस ऑफ लॉस है जो यहां दिखाई दे रहा है। इसलिए बोथ राय विद द लेबोर्ड इज ऑफ लॉस, बोथ आर अम्यूजिंग येट डिसअपॉइंटिंग एज द स्टेट ऑफ फीलिंग कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड इज अननेचुरल और फोर्स्ड वन, है ना। दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। अब जो लाइन आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए, यानी कि दोनों ने कुछ ना कुछ खोया है। माँ जब उस पिक्चर को देखती थी तो वो उसको लगता था कि उसने अपना वो बचपन, वो जो पल है वो खो दिया। तो देखा जाए कि मेन थीम भी इसका यही है कि मैन इज मॉर्टल, नेचर इज इमॉर्टल, सी जो है वो एज यूजुअल है, ठीक है ना। तो उस चीज को ही यहाँ पे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और जो मैं बार बार जैसे कहता भी हूं कि कुछ लाइनों को अगर आप याद रखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द पोएट करके आप वो लाइन लिख सकते हैं तो आपका आसान हो है। आसानी होगी। जैसे सर्कल का साइकिल है वैसे ही ये भी चलता। अब ये जो पोएम है मार्कस नेटिन का बहुत इंपॉर्टेंट है चाइल्डहुड का। द पोएट रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड एंड वंडर्स वेयर एंड व्हेन इट वाज लॉस्ट। मेनली कहा ना कि ही इज फेड अप विद आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ, है ना। तो आर्टिफिशियल बिहेवियर से वो ऊब चुका है ना। तो इसलिए ये जो पोएम है कि द पोएट फील्स सैड एट द फैक्ट दैट ही हैज लॉस्ट द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, है ना। तो वो इन्हीं चीज़ों पे है ये, है ना। इसके एक स्टेंजा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये भी देख लीजिए, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड, है ना। ये अच्छा, ये रिपीटिशन में दिखा, ये वर्ड भी, ये स्टेंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लव लव यहाँ रिपीट है तो इसलिए इसको हम रिपीटेड कहते हो। ये ऊपर वाला रिफ्रेन है, जब एक ही सेंटेंस बार बार लिखा जाता है वो वर्ड को ताकि उसकी इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, तो वो हो जाता है। ये रहा देखिए,
Was it the time I realized that hell and heaven ज्योग्राफी की किताबों में नहीं मिला, यानी कि इनोसेंस के लॉस को वो चीजें दिखाता है ना। टॉक्ड ऑफ लव वाला मिल गया, ये रहा, है ना, ये रहा, है ना। तो ये क्या है कि इसमें आपके आंसर्स वही है कि आर्टिफिशियलिटी को पोएट पसंद नहीं कर रहा है, तो वो इनोसेंस चाहता है कि वो इनोसेंस हो, कि वी लिव आवर आर्टिफिशियल लाइफ, है ना। फैब्रिकेटेड बिहेवियर हो गया है, तो इसी चीज के ऊपर है। और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें आ जाता है कई बार, तो आप उसको बनाकर भी लिख सकते हैं। अब ये जो हाइपोक्रेसी की कहा ना कि जो आर्टिफिशियलिटी को डिसलाइक कर रहा है, तो वही चीज है। अब दो चीजें, जैसे कि एक फादर टू सन, है ना, फादर टू सन जो है, ये जो एलिजाबेथ जेनिंग्स की पोएम है, ये इसका स्टेंजा और चाइल्डहुड का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो अभी मैंने हेल एंड हेवन वाली बात की, वो है। और दूसरा जो है इसका कि जो फादर हाउस द होम ही न्यू, है ना, साइलेंस अराउंड अस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। एस और एस है, ये जो है अलिट्रेशन है ना, तो इसको भी आपको समझना है। और इसमें पोएट जो है वो क्या है, मेन चीज जनरेशन गैप है, ठीक है ना, जिसको वो बता रहे हैं। प्रोडिगल वाला जो मुझे मिला नहीं, हाँ ये इसी में होगा शायद, साइलेंस अराउंड सस किला, हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो जो यूज कर रहा है वो, कि वो बताना क्या चाहता है कि जो वेस्टफुल होना, प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, तो वो उसका बेटा एक्स्ट्रावेगेंट है, तो वो चाहता था कि वो अपने बैड हैबिट से बाहर निकले, है ना। तो ये दोनों ही पोएम के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसको आप कर लीजिएगा, जो स्टेंजा के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये रहा, देखिए जनरेशन गैप के ऊपर है क्वेश्चन। और मैंने कहा ना कि ये जनरेशन गैप के ऊपर भी है, और मेनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है दोनों में, तो उस चीज को बता रही है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम चैप्टर की शुरुआत करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, खुशवंत सिंह, है ना। ये जो चैप्टर है, इसके अंदर जैसे कि शी इज काइंड लेडी, जनरस लेडी, है ना, जो रिलीजियस लेडी, तो वो सब चीज़ों को आप करेंगे। इसके 3 पेजेस दिए हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, आप मेरे पिछला जो नोट्स है उसमें अटैच्ड है, आप उसको कर सकते हैं, है ना। इसका कैरेक्टर स्केच भी इंपॉर्टेंट है, एनी कैरेक्टर स्केच का वीडियो है, वो आप देख लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, है ना। और इसमें जैसे कि अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं काइंड एंड रिलीजियस लेडी का, तो 3 क्वेश्चन का कॉमन आंसर बनता है। टर्निंग पॉइंट, 3 पेजेस ऑफ लाइफ, है ना, दोनों ही का सेम आंसर बन जाता है, तो आप उसको कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काफी वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अभी स्किप करता हुआ चल रहा हूं। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन में काइंड लेडी, रिलीजियस लेडी, और ये जो हाउ डिड स्पैरो एक्सप्रेस दियर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, है ना, या व्हाई दे फ्लू अवे साइलेंटली। तो author's grandmother was very fond of feeding sparrows with breadcrumbs. When the grandmother died, the sparrows didn't take notice of breadcrumbs and flew away without eating them. They expressed their sorrow at her death. मेन आंसर यही कि उन्होंने अपना sorrow at her death, उसकी मौत पे, कहते हैं ना जैसे हम मौन करते हैं, वैसे उन्होंने किया। तो ये लाइन याद रखेंगे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। और उसके बाद एजुकेशन को लेकर वो क्या सोचती थी ग्रैंड मदर, ठीक है ना, तो वो भी जैसे कि वो म्यूजिक से हेट करती थी, शायद वो क्वेश्चन ये रहा, है ना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी लॉन्ग के लिए भी। और मेनली जैसे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता ही दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ब्रेड क्रम्स को उन्होंने क्यों नहीं टच किया, ठीक है। दूसरा एजुकेशन को लेकर। और ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में जैसे 3 पेजेस है या टर्निंग पॉइंट है, सब सेम क्वेश्चन। ये रहा, देखिए टर्निंग पॉइंट यहाँ आ ही गया, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन में दिया, लेकिन मैं लॉन्ग में भी कह रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये सब जो क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रिटी बट ब्यूटीफुल हाउ, तो आप ये सब देखिए, सब कॉमन आंसर है। अगर आपने रिलीजियस लेडी है, काइंड लेडी है, ये सब जो शॉर्ट क्वेश्चन, और जो लास्ट में आपने जो पिजन्स स्पैरोज का ऐड कर दिया, सबका आंसर लगभग एक जैसा ही हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है। हाउ डिड स्पैरो एक्सप्रेस दियर सोरो, है ना, तो ये सब सेम है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। पता नहीं ये रिपीट हो रहा है, मैंने जैसे कि कहा केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बात कर रहा हूं। तो इसके 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ये है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हु स्पीक्स द वर्ड्स एंड व्हेन, है ना। ये जोनाथन, जैसे आपको पता है कि 6 ईयर ओल्ड
सन था, उसने ये बात कही थी, है ना, वेंट इन टू comfort द चिल्ड्रन, बट डैडी ही वेंट ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, है ना। नरेटर ने जब उसको कहा, रिमार्क्स दिया था, तो बेटे ने कहा कि पापा हम डरते नहीं अगर हम साथ साथ रहें। तो ये क्या है, उन पूरी फैमिली की ब्रेवरी को दिखाता है। और इसमें सू मेक हर फादर लाफ व्हेन द सिचुएशन वाज ऑलमोस्ट होपलेस। तो दिखाया गया है कि कैसे और सिचुएशन में, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रहा सबसे ज्यादा, अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए माइंड में अभी, कि ऑप्टिमिज्म हेल्प्स टू एंड्योर द डायरेक्ट स्ट्रेस, है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम ऑप्टिमिज्म, आशावादी होते हैं, तो हम बड़े से बड़े मुसीबतों को भी झेल लेते हैं, कर लेते हैं, उसको पास ऑन कर लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कंपिटेंसी बेस्ड कभी भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया जाता है कि अगर आप होते तो क्या करते, तो ये सबको आप बना सकते हैं। अब इसका जो हुआ तुतनखमन, मेनली मैं बता दूं इसका कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि हाउ डिड कार्टर सेपरेट, नहीं, व्हाई वाज टूट्स बॉडी ब्यूरिड अलोंग विद गिल्डेड ट्रेजर्स, ठीक है ना। और एक दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तुतनखातेन टू तुतनखमन, है ना। अमन वाज द अ मेजर गॉड इन एंशिएंट इजिप्ट, बट द प्रीवियस, आप इसको एक्चुअली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। और जैसे कि आतेन और अमन दो गॉड का नाम है ना। सन गॉड को हम आतेन कहते हैं, और अमन जो है वो देखा जाए जैसे हम कोई बजरंगबली के उपासक है, कोई सूर्यवंशी, तो वही वाली चीज, आप इसको पढ़ लीजिएगा, कर लीजिएगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ सीटी स्कैन। ये इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि तीन ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएं आप उसी को। हाँ, एक रहा, कार्टर हैड टू चिसल अवे टट्स मम्मी, हाउ डिड ही जस्टिफाई इट, है ना। जैसे उसको कहते हैं ना कि चाकू से काट काट कर निकालने पड़े, इसी को जो है ये वाला फेरो वाला, ब्यूरिड विद ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वेल्थ, ये सब सेम क्वेश्चन है। जो गिल्डेड विद गोल्ड वाला, सेम आंसर है ये, ठीक है ना। अब ये जो एडवेंचर है जयंत नार्लिकर के द्वारा, ये जो है बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल है। इसमें बच्चों को दिक्कत है, हालांकि मैं इसके नोट्स बना रहा था, कंप्लीट हो भी चुका, लेकिन वीडियो नहीं बना पाया। तो मैं क्वेश्चंस यही बता देता हूँ, जैसे कि वो थोड़ी समरी भी बता दूं कि वो जैसे जीजामाता एक्सप्रेस से जब वो ट्रेवल कर रहे थे, तो वहां पे बताता है कि उनका ब्रेन जो है उससे ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा था, यानी कि एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड की बात है। और दूसरी वर्ल्ड जो है जिसको रियल वर्ल्ड कहते हैं, तो जैसे वो जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो एक अनरियल वर्ल्ड में, क्योंकि वो सोच क्या रहे थे पानीपत की युद्ध के बारे में, कि अगर मराठा जीते होते तो क्या होता, है ना। फिर एक अलग इंडिया की कल्पना करने लग जाते हैं, जिसमें ब्रिटिशर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ ये सब चीजें होती। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, है ना। ये सब क्वेश्चंस आप, हालांकि मैं इसका अगर पॉसिबल हो पाया तो कल मैं एग्जाम से पहले इसका वीडियो भी मैं डाल दूंगा, है ना। यू शुड नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन, you neither travel to the past nor the future, you are in the present experiencing a different world। ये तब बोलते हैं कि राजेंद्र देश पांडे, कि आप जो दूसरी जो बातें सोच रहे थे ना, वो पास्ट में नहीं थी ना तो फ्यूचर में थी, आप इसी वर्ल्ड में थे, लेकिन आप अनुभव वो वाला कर रहे थे, यानी कि ही वॉज इन द प्रेजेंट बट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड, ठीक है ना। तो जो जैसे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई इसमें, कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पोजीशन पता नहीं चलता, तो इस तरीके से वो कई चीजों को बताना चाह रहे थे। तो यू हैव पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, और मोर करेक्टली कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस। तो ये क्या कहना चाह रहा है उन्होंने, कि टू वर्ड्स, पैरेलल वर्ल्ड्स की बात है, कि पैरेलल वर्ल्ड्स जो हैं, एक तरफ हमारा रियल वर्ल्ड है, दूसरी तरफ इमेजिनरी वर्ल्ड है। तो इसका मैंने कहा ना कि एक अलग से वीडियो भी डालूंगा, और शॉर्टकट में आप इतना समझिए कि वो जैसे एक्सीडेंट होता है, तो पानीपत की लड़ाई के बारे में, जैसे उन्होंने एक बुक पढ़ा था, भाकड़ की जो बुक थी, वो आगे मिलेगा तो उसको मैं बता देता हूं। तो आज़ाद मैदान में प्रेसिडेंट का सीट खाली था, वहाँ बैठ जाते हैं वो, और वहाँ पे उनको लगता है कि लोगों ने पिटाई की थी, जो भी ये बाहर फेंक दिया था। तो ये, हाँ, खान साहब गोइंग ऑन, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो वही वाली चीज़ें हैं। फोर्स बिल्डिंग में वो जाते हैं, वहाँ पे वो अलग देखते हैं, ब्रिटिश की कल्पना कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स चले गए थे, जबकि वो फ्लोरिश कर रहे थे। तो ये सारी ही चीज़ें हैं इसमें। तो जो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चंस बताए हैं अभी तक, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड ही है।
बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला अभी। और दूसरा, और मैंने कहा ना कि और कुछ होगा तो मैं इसमें डाल दूंगा। एक क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दिख नहीं रहा मुझे। कोई नहीं, इसमें ये क्वेश्चन आ ही रहा है बार बार, कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है ना। तो इसमें फैक्ट्स कैन, इसका जो मैं देखता हूं कि नोट्स का एक दो लाइन इसके बड़े अच्छे हैं, वो मैं इंक्लूड करूं। ये रहा नोट्स के कुछ लाइंस हैं जो मैं यहां आपके सामने रख देता हूं। ये रहा, है ना। लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट एग्जिस्टिंग, इट इज अबाउट डिस्कवरिंग वन सेल्फ, ठीक है ना। कि जीवन ये नहीं है एग्जिस्ट करना, बल्कि डिस्कवर करना अपने आप। एवरी चॉइस वी मेक लीड्स अस डाउन अ डिफरेंट पाथ, इट्स अप टू अस टू चूज वाइजली, है ना। कितने अच्छे अच्छे दोनों ये कोट है कि हमारे ऊपर है कि हम उसको वाइजली चूज करें कि हम कहाँ जा रहे हैं लाइफ में। हमारा डिसीजन ही हमें अच्छे पथ तक और अच्छे टारगेट को अटेन करने में हेल्प कर। ये मेन लाइन है, आप इसको याद रखिएगा कि द एडवेंचर रिवॉल्व्स अराउंड द प्रोटेगनिस्ट्स जर्नी इनटू द अननोन, वेयर दे एनकाउंटर चैलेंजेस दैट टेस्ट दियर ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन, है ना। जो उनके ब्रेवरी को और डिटर्मिनेशन को टेस्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों के लिए एडवेंचर की जो एडवेंचर है रिवॉल्व्स अराउंड कर रहा है, यानी कि घूम रहा है प्रोटेगनिस्ट्स की जर्नी, है ना, अननोन में। जैसे कि वो किसी ऐसी यात्रा पे निकल पड़े सोचते सोचते जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। और इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ एक्सप्लोरेशन, डिस्कवरी एंड पर्सनल ग्रोथ अमिड्स एडवर्सिटी, है ना। ये दो बातें दोनों आप इसको माइंड में रखें। और थीम क्या है? द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स ऑन द थीम ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड द बिटर स्वीट नेचर ऑफ ग्रोइंग अप। मैं कहा ना, मैंने कोशिश करूंगा कि इसके नोट्स को मैं पहले एग्जाम से पहले आपका कर भी दूं। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वन डे बिफोर में तो अभी आ ही गया है। मैंने जैसे कहा मोस्ट एक्सपेक्टेड, इसका क्वेश्चन तिब्बतन मास्टिफ्स के ऊपर है, इंपीरियल कोर्ट में रखा गया था ये, है ना, और काफ़ी फ्यूरियस था। और एक दूसरा एक हॉर का होगा, ये रहा मिजरेबल प्लाइट ऑफ हॉर, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपका आंसर हो पाए। होर में वो जो क्या देखता है कि पॉल्यूशन देखता है वहाँ पे, है ना, बहुत ज़्यादा, जैसे कि इट वाज ओनली डस्ट एंड रॉक्स कपल्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज, है ना। लोग वहाँ पे गंदगी फैलाकर चले जाते, तो उसको देखकर वो अपसेट हो गया था। अब एक क्वेश्चन है मिजरेबल नाइट इन डार्चन, जो उसको दिक्कत हुई थी, तो वो है, पढ़ लीजिएगा। थोड़ी समरी तो आपको पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है खासकर कंपिटेंसी, है ना, ये बहुत आरटीसी इंपॉर्टेंट है ना। लाइक अ बुलेट फ्रॉम अ गन एंड नियरली एज फास्ट, ये मास्टिफ की ही बात हो रही है ना। तो आप समझ जाइए कि तिब्बतन मास्टिफ्स की बात हो रही है, और ये एक्सट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख भी। अब सप्लीमेंट्री में स्नैपशॉट है ना। इसमें पहला जो है द समर ऑफ अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इसका जो अंकल खुशो का मेन क्वेश्चन ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि वीडियो ही लंबा हो गया है, ठीक है ना। ये रहा, हु वाज अंकल खुशो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका एक क्वेश्चन, वाई डिड मुराद रिटर्न द हॉर्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 100 में से 99 टाइम्स इसके आने के चांसेस है, ठीक है ना। तो और वाई डिड जॉन बायरो नॉट एक्यूज मुराद ऑफ स्टीलिंग द हॉर्स तो ही रिकॉग्नाइज्ड हिज हॉर्स, ये भी बात है कि वो समझ गया था, बिकॉज दे बिलोंग टू एन ऑनेस्ट ट्राइब, ठीक है ना। तो ये आंसर आप कहा ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसको ज़्यादा मैं केवल क्वेश्चन ही बता देता हूँ अब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ताकि ये अंकल खुश हो। कोई भी कैरेक्टर स्केच हो तो माइंड में इस तरीके से बना लेते हैं, तो हमारे को थोड़ी आसानी हो जाती है ना, कि माइंड में रहे। अब देखिए द एड्रेस का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस। ये इसका एक्सट्रैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, अपने साथ कोई ना कोई सामान ले जाती थी वो। कार्डिगन देखती है तो उससे समझ में आ जाता है उसको। अब देखिए इसका आंसर अब कहाँ है, ये रहा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड नॉट टू कलेक्ट हर बिलोंगिंग्स, यानी कि वो क्यों एड्रेस भूलना चाहती थी। तो ये मैं आंसर भी समझा देता हूँ। द नरेटर वाज डिसअपॉइंटेड आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग हर बिलोंगिंग्स इन अ स्टेट एंड इन अ स्टेल एंड डर्टी एनवायरमेंट, है ना, मतलब बहुत ही डर्टी एनवायरमेंट में था। शी डिडंट फील कंफर्टेबल ऑन सीइंग ऑल दोज वैल्यूएबल आर्टिकल्स प्लेस्ड इन अ डिसटेस्टफुल मैनर एट मिसेज डॉर्लिंग्स हाउस। अब माइंड में रखिए कि डिसटेस्टफुल मैनर में,
यानी कि प्रॉपर तरीके से रखा नहीं गया था वो सामान। तो उसको देखकर उसका मन उसको देखकर बिल्कुल नहीं हुआ जैसे कोई गंदा करके रखा था, तो इसलिए वो उसको छोड़कर ही चली जाती और एड्रेस को भूलना चाहती। मोर ओवर द लेडी वॉज नॉट रेडी टू गिव इट बैक। तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं, ये इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अब मदर्स डे का ना एक तो टाइटल करेंगे आप, और दूसरा मिसेस पियर्सन डिफरेंट फ्रॉम मिसेस फिजराल, कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके आता है तो दोनों के बारे में, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चार्ली स्पेंस के बारे में भी था, जो जिसको बक टीथ कहती है, तो वो एक क्वेश्चन ध्यान रखें, है ना, ताकि कल को आ जाए तो आपको भूल मतलब समझ में आ जाए, क्योंकि कंटेक्स्ट पता होगा तो आप लिख देंगे बनाकर, है ना। क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा, है ना। पियर्सन फिजराल का डिफरेंस हो ही गया। चार्ली स्पेंस का है क्वेश्चन, मुझे नहीं मिला अभी, ये रहा, है ना। व्हाट रिमार्क डिड मिसेस पियर्सन मेक अबाउट चार्ली स्पेंस, है ना, जो उसका डोरिस का बॉयफ्रेंड होता है, तो उसके बारे में वो कहती है, बस इतना ही। और एक हाँ टाइटल, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है। वो आप समझें कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है उसको आप किस तरीके से लिखें। वैल्यू पॉइंट क्या है, मिसेस पियर्सन लव्स हर फैमिली, और किस तरीके से ये रहा। ईच डे इज अ मदर्स डे, द होल प्ले रिवॉल्व्स अराउंड द मदर मिसेस पियर्सन, प्रॉब्लम फेस्ड बाय मदर्स आर डिस्कस्ड हियर। तो ये सब मेन पॉइंट्स है। और एनी लॉन्ग क्वेश्चन वाला मेरा वीडियो, है ना, आप उसको देख लेंगे तो आपको आंसर लिखने में आसानी होगी, है ना। एनी लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो है, उसको आप बहुत आसानी से, आप उसके टेम्पलेट है वो, उस टेम्पलेट से आपको आसानी होगी आंसर करने में। बर्थ का तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यही कि हुम ही सेव्ड फर्स्ट एंड वाई। लेकिन ये क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, वो क्वेश्चन अभी देखता हूँ मैं, कि हुआ जो मॉर्गन वाई वाज ही वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रयू मेंसन, है ना। ये क्वेश्चन वो इंतजार क्यों कर रहा था, तो ही वाज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सुजेन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। देखिए यही क्वेश्चन, ओ डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, वाई डिड जो मॉर्गन से दिस टू डॉक्टर एंड्रयू मेंसन। सेम क्वेश्चन है, कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाती है, तो आप उसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आए बनाकर लिखते हैं, पेपर में हम छोड़ते कुछ भी नहीं है ना। और जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया ना, कि उसने इंस्टिंक्टिवली अंत में उसने डिसाइड किया कि, और क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि जस्टिफाई द टाइटल, और आप क्या करते अगर आप डॉक्टर की जगह होते तो क्या करते। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कैसे आंसर हम लिखें। यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन मुझे, लेकिन मैंने कहा ना कि हुम ही सेव्ड फर्स्ट। अब द टेल ऑफ मेलन सिटी का आप जो क्वेश्चन है, वो आप इसका स्टेंजा वगैरह देख लेंगे। और इसका जैसे कि क्वेश्चन है कि हाउ वाज द न्यू रूलर ऑफ द स्टेट सेलेक्टेड, एंड जो कहते हैं ना कि कई बार हम एक इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, तो उसमें वो लोग कहते हैं कि राज्य नहीं हो या राज्य हो आवश्यक बुराई है, ये रहा कि होना भी चाहिए लेकिन वो हमारी सेवा करे केवल। तो यहाँ इस तरह का मेलन को बनाकर एक मैसेज देना चाहे पोएट ने, कि एक मेलन की तरह किंग। और वैसे देखा जाए तो अगर भ्रष्टाचार है, करप्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो किंग होने का फायदा भी नहीं, तो उसी को इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है ना। तो इसको आप देख लीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं एक बार चैप्टर्स आपको फिर से बोल देता हूँ। जैसे कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी है, बर्थ है इधर, है ना, मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो कि, और उधर एड्रेस का वाई शी वांटेड टू फॉरगेट द एड्रेस, अंकल खुशो वाला हो गया। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। उम्मीद आप पेपर बहुत अच्छा करेंगे, क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको बना कर लिखेंगे, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे 50 मिनट्स का, ताकि 15 मिनट्स आपके पास बचे, उसमें आप रिवीजन करें, आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मैंने कोशिश की थी कि 1 आवर के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर पाऊँ, लेकिन आप समझ सकते हैं 350 पेजेस कम नहीं होते हैं, जिसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। आप एग्जाम में घर से निकलने से पहले इस क्विक रिवीजन को केवल सुन भी लेंगे तो आपका अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। और आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले ये मैं जो वीडियो डालता हूं, इसका मकसद ही एक दिन का होता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।